हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ पढ़ाऊंगी, जिसमें आज के इस लेक्चर में मैं बात कर रही हूँ यूनिट थर्ड की। एंड इट्स चैप्टर नेम इज क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं, जिसमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स आती है और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आती है। सो देखिए, मेनली जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल की मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट्स को मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए हम उसकी प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल पर स्टडी करते हैं। तो मेनली हम यह कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द मैक्रोस्टेट्स एंड द माइक्रोस्टेट्स ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल। स्टैटिस्टिक्स में मेनली किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की हम प्रोबेबिलिटी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मैक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट और ये सब क्या होती है। किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए अगर हमें उसकी एक्चुअल स्टेट को नहीं बताया जा सकता है, बल्कि हम उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की स्टेट को हम स्टैटिस्टिक्स में डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कोई सिस्टम है और उसमें पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में हमें हर एक पार्टिकल की मोशन या उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं कि किसी स्मॉल वॉल्यूम में एटम्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, लाइक एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6 × 10⁻23 पर ग्राम मोल। उस केस में हमें हर एक एटम की प्रॉपर्टीज की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केस में जब हमारे पास में ऐसे सिस्टम की बात होती है, तो हम सिस्टम के एवरेज प्रॉपर्टीज को हम स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स के बेसिस पर हम डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। तो मेनली हम ऐसे कहते हैं कि इस केस में जब भी हमें पार्टिकल्स की एवरेज प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है, तो हम स्टैटिस्टिक्स मैकेनिक्स की तरफ डील करते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी दो प्रकार की होती है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, चिरसम्मत सांख्यिकी और क्वांटम सांख्यिकी। सबसे पहले आज के इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हम मेनली बात करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहले नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की, कि किस केस में हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं, उसके एप्लीकेबिलिटी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट हम बात यह कहते हैं कि क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या फिर चिरसम्मत सांख्यिकी केवल उन केसेस में एप्लीकेबल होती है जब हम हाई टेम्परेचर की बात करते हैं और लो पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। उस केस में हमें क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन मिलता है। साथ ही हम यह भी कहते हैं कि क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी के लिए यह ज़रूरी है कि क्वांटम मैकेनिक्स के इफेक्ट वहाँ पे नेग्लिजिबल हो। मीन्स कहने का मीनिंग यह है कि जब हम क्लासिकल स्टैटिक्स की बात करते हैं, तो उस केस में हम क्वांटम मैकेनिक्स के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की वैलिडिटी, यानी कि चिरसम्मत सन्निकटन की वैधता को किस प्रकार से हम यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं, उसके हम यहाँ पे दो पॉइंट्स के द्वारा हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, किसी भी सिस्टम के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स कब एप्लीकेबल होगी। हम यहाँ पे मेनली जो बात कर रहे हैं वैलिडिटी ऑफ क्लासिकल अप्रॉक्सीमेशन की, तो उसका मीनिंग यह है कि किस केस में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है, कौन कौन सी कंडीशंस के लिए वो अप्लाई होती है। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या दी जाती है। पहली कंडीशन ये दी जाती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज वैलिड फॉर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, कि क्लासिकल मैकेनिक्स या चिरसम्मत सांख्यिकी सर्वसम, जो कि समान सर्वसम होते हैं दिखने में, एंड विभेद्य, जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उन
पार्टिकल्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड होती है। साथ ही जब हम इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से कोरिलेट करते हैं तो उस केस में यह कहा जाता है कि कोई भी दो पार्टिकल जो कि डिस्टिंग्विशेबल है, जो कि विभेद्य है, अगर उन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस डी है उसकी वैल्यू डी ब्रोगली वेवलेंथ से बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स स्मॉल डी इज मच ग्रेटर देन लेस देन है, उस केस में क्लासिकल मैकेनिक्स की या क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो देखिए, साथ ही हम यह भी कहते हैं कि लो पार्टिकल डेंसिटी होनी चाहिए, और जब हम लो पार्टिकल डेंसिटी यानी कि न्यून कण संख्या घनत्व की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है दैट एवरेज नंबर ऑफ द पार्टिकल दैट इज Ni विल बी द n upon z exponential of minus of beta e that should be much less than 1। यहाँ पे z is the partition function है, यहाँ पे z। अगर हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मूल अवस्था के लिए, तो उस केस में ग्राउंड स्टेट के लिए हमने उसके ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 को बताया है दैट इट विल बी टेंडिंग टू द वैल्यू ऑफ 0। और जब हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उस केस में n/z की वैल्यू बहुत ही कम होगी और इट विल बी ऑलमोस्ट मच लेस देन 1। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर हम किसी मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं और उस मोनो एटॉमिक गैस जिसके लिए पार्टीशन फंक्शन z दिया गया है V/h³ इंटू द 2πmkt की पावर 3/2, उस केस में n/z की वैल्यू मच लेस देन 1 होनी चाहिए फॉर द Maxwell-Boltzmann statistics and for the validity of the classical approximation। तो उस केस में हम देखेंगे V/n की वैल्यू विल बी द मच ग्रेटर देन h³/2π mkt raised to the power 3/2 और V/n विल बी मच ग्रेटर देन λ³, जिसको हमने कांस्टेंट है उसको हमने लैम्डा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए, हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की वैलिडिटी केवल और केवल तभी पॉसिबल है कि जब एवरेज वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल कि जब प्रति अणु औसत आयतन का मान जो है वो λ³ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, उस केस में ही क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होती है। तो हमने यहाँ पे दो रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। पहला रिप्रेजेंटेशन यह दिया था कि डी की वैल्यू जो है वो λ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स तभी एप्लीकेबल होगी जब दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। एंड सेकेंड वन इज दैट V/n की वैल्यू λ³ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, उस केस में क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेबल होती है। अब दूसरा हम आगे और इसको डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के टर्म में कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को हम कब अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कोई एक सिस्टम है जो कि स्टेट एनर्जी E में है, कि कोई एक निकाय है और उस निकाय की ऊर्जा की अवस्था है कैपिटल E, और ये जो सिस्टम है ये कांस्टेंट टेम्परेचर T पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो उस केस में उसके इस स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दी जाती है एक्सपोनेंशियल ऑफ -e/kt के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर हमें इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है देन इन दैट केस Pe विल बी द c ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ -e/kt। अब अगर हम यहाँ पे हमने दो सिस्टम कंसीडर किए हैं कि माना कि कोई सिस्टम है जो कि स्टेट E1 में है और कोई दूसरा सिस्टम है जो कि स्टेट E2 में है, तो उनके उस स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे Pe1 दैट इज द c एक्सपोनेंशियल ऑफ -e1/kt एंड Pe2 दैट इज द c एक्सपोनेंशियल ऑफ -e2/kt। जब हम यहाँ पे इन दोनों का रेशियो देखते हैं, इट मीन्स जब हम Pe1/Pe2 की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है एक्सपोनेंशियल ऑफ E2 - e1/kt। यहाँ पे हम E2 - e1 को डेल्टा E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो Pe1/Pe2 विल बी द एक्सपोनेंशियल ऑफ डेल्टा E/kt। अब जब हम यहाँ पे इस रिलेशन को दो केसेस के लिए कंसीडर करेंगे कि जब kt की वैल्यू डेल्टा E के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, और सेकेंड केस होगा जब kt की वैल्यू डेल्टा E के कंपैरिजन में बहुत कम हो। तो देखिए, फर्स्ट वन हम केस यहाँ पे कंसीडर करके चल रहे हैं कि इफ kt इज मच लेस देन और इक्वल टू द डेल्टा E। kt क्या है यहाँ पे? kt इज द थर्मल एनर्जी। ये जो थर्मल एनर्जी है, जो ऊष्मीय ऊर्जा है kt, अगर इसकी वैल्यू सिस्टम के जो एनर्जी लेवल से E2 - e1 क्या बता रहा है? एनर्जी लेवल्स के बीच का डिस्टेंस, कि अगर थर्मल एनर्जी की वैल्यू एनर्जी
लेवल्स के बीच के इंटरवल के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, तो उस केस में PE1 विल बी मच ग्रेटर देन PE2। इट मीन्स सिस्टम के E1 और E2 स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के बीच में डिस्टेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, और उस केस में हम ये कहते हैं कि इनकी जो एनर्जी स्टेट्स होगी वो डिस्क्रीट होगी। और एनर्जी स्टेट डिस्क्रीट कौन से केस में होती है? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो उस केस में यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होगी और क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। तो फर्स्ट अजम्पशन ये हमने स्टडी किया है कि जब KT की वैल्यू डेल्टा E के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, उस केस में क्वांटम मैकेनिक्स एप्लीकेबल होती है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की वैलिडिटी वहां वैनिश हो जाती है। बट जब हम दूसरे केस की बात करते हैं कि व्हेन KT इज मच ग्रेटर देन डेल्टा E, उसका मीनिंग यह होता है कि उस केस में PE1 की वैल्यू PE2 के ऑलमोस्ट इक्वल होगी, और इस केस में क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे नेग्लिजिबल होती है और यहाँ पे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स वैलिड होती है। तो हमने यह देखा है कि किसी भी सिस्टम पर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के एप्लीकेबल होने के लिए दो मेन कंसिडरेशन होने चाहिए। एक तो पार्टिकल्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है d, वो उनके पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स d मस्ट बी ग्रेटर देन लैम्डा, और KT यानी कि थर्मल एनर्जी की वैल्यू उनके एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। सो दीज वर दी टू assumption which could be considered for the validity of the classical approximation। अब आगे हम बात कर रहे हैं, ये तो अभी हमने फंडामेंटल डिस्कस किया था, आगे हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे जिनको हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के स्टडी के दौरान यूज में लेंगे। सो फर्स्ट वाला जो मैं बात कर रही हूँ दैट इज अ फेज स्पेस। देखिए फेज स्पेस क्या होता है, इसको फेज स्पेस को हम हिंदी में कहते हैं कला निर्देशांक आकाश। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हमको किसी भी सिस्टम की कंप्लीट स्टेट को बताना होता है तो हम क्या लेते हैं, उसके पोजीशन वेक्टर लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वेलोसिटी या फिर मोमेंटम्स की जरूरत होती है। तो इस प्रकार से हम यह कहते हैं कि अगर हमें कोई एक ऐसा सिस्टम है पार्टिकल्स का और हमें किसी टाइम t पर उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है x, y, z, और उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स p, x, p, y, p, z की जरूरत होती है। तो कहने का मीनिंग यह है कि जब हम किन्हीं पार्टिकल्स के सिस्टम में किसी पार्टिकल की रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो उस केस में हमें तीन तो पोजीशन कोऑर्डिनेट जरूरत चाहिए यानी x, y, z चाहिए, और तीन हमें मोमेंटम कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे पार्टिकल्स के सिस्टम में पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, और इन तीन पोजीशन और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट से मिलके एक 6 डायमेंशनल स्पेस बनता है। तो कण की अवस्था को तीन स्थिति और तीन संवेग निर्देशांकों की सहायता से हम षटविमीय काल्पनिक आकाश में निरूपित करते हैं, और ये जो 6 डायमेंशनल स्पेस होता है इसको हम म्यू स्पेस या फिर फेज स्पेस या कला निर्देशांक आकाश कहते हैं। अब देखिए जब भी हम अब आगे हम डिस्कस करेंगे इस फेज स्पेस के लिए, तो जब भी मैं आगे बात करूंगी फेज स्पेस की या कला निर्देशांक आकाश की, तो उस केस में अगर मुझे किसी भी पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो मेरे पास में तीन तो पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे x, y, z, और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे p, x, p, y, p, z। तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट हो गए? 6 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 6 डायमेंशनल स्पेस की मैं वहां पे बात करूंगी। अब दूसरी बात आती है कि फेज स्पेस की डायमेंशन क्या किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए फेज स्पेस की जो डायमेंशन है वो पार्टिकल के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे निर्भर करती है। आपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में सुना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि किसी भी पार्टिकल के इंडिपेंडेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है उन्हें हम उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, कि वे स्वतंत्र निर्देशांक जिनके द्वारा हम किसी भी कण की स्थिति को व्यक्त करते हैं उन्हें हम कण की स्वतंत्रता की कोटि कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हमें फेज स्पेस में उनके डायमेंशन के नंबर को बताना है तो वो उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है। देखो हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा डिस्कस करते हैं कि सपोज हमें 1 डायमेंशनल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो हमें 6 डायमेंशनल स्पेस की बात करनी होगी। अगर हम 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं
तो हमें 12 डायमेंशनल स्पेस की बात करनी होगी। तो देखिए इस प्रकार से मैं ये कह रही हूँ कि फेज स्पेस का मतलब जिसमें हमारे पास में 6 डायमेंशनल स्पेस की सेल्स होती हैं। पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा dx dy dz और मोमेंटम कोऑर्डिनेट होगा dpx dpy dpz। देखिए आप यहाँ पे इसका एक स्कीमेटिक अरेंज रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर रिप्रेजेंट किया है। दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमने यहाँ पे फेज स्पेस में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन दिया है dx dy dz। ये हमारा पोजीशन स्पेस कहलाता है, जिसमें हमने किसी भी सेल की, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा स्पेस जो कि पोजीशन स्पेस है, ये पूरा मोमेंटम स्पेस, यानी ये पूरा आकाश को दर्शा रहा है और ये उसके संवेग को दर्शा रहा है। तो देखिए ये पोजीशन स्पेस में, अब देखिए ये पूरा स्पेस है और हमने यहाँ पे इसके स्मॉल वॉल्यूम की बात करी है और ये स्मॉल वॉल्यूम यहाँ पे मैंने इस क्यूब से रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम कहते हैं सेल। ठीक है, ये हमारा एक स्पेस में, पोजीशन स्पेस में एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उस सेल का वॉल्यूम क्या होगा, dx dy और dz। तो हमने यहाँ पे उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया है पोजीशन स्पेस में dv1 दैट इज इक्वल टू द dx dy इंटू दी dz। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं मोमेंटम स्पेस की, तो देखिए हमने मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे प्लॉट किए हैं px py और pz। और हमने यहाँ पे देखा है कि हमने यहाँ पे सिस्टम में किसी भी पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक सेल लिया है, जिसको हमने इस बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम सेल कहते हैं। और इस सेल का वॉल्यूम क्या होगा, dpx dpy dpz, जिसका रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है dv2 से, दैट इज इक्वल टू दी dpx dpy dpz। तो ये दोनों पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस मिलके एक 6 डायमेंशनल स्पेस बनाते हैं, जिनको हम फेज स्पेस कहते हैं। और हर एक सेल का वॉल्यूम क्या होगा, जब मैं कंबाइन ले, देखिए जब मैं इन दोनों स्पेस की बात करती हूँ तो मेरे पास में टोटल 3 तो dx dy dz और ये 3 dpx dpy dpz। तो उस केस में इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dx dy dz मल्टीप्लाइड बाय dpx dpy dpz। So volume of each cell in 6 dimensional space will be given by the d tau, that is the dx dy dz dpx dpy dpz। अब अगर मैं यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज में लेती हूँ, जो कि यह कहता है dx into the dpx will be greater than or equal to the h, dy into the dpy that will be the greater than or equal to the h, and dz into the dpz that will be greater than or equal to the h। तो उस केस में हर एक सेल का वॉल्यूम क्या होगा, h क्यूब के इक्वल होगा। और साथ ही अगर हम कह रहे हैं कि सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, कि अगर निकाय की स्वतंत्रता की कोटि f है, तो उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट कितने होंगे, f पोजीशन कोऑर्डिनेट होंगे q1 q2 q से लेकर के qf तक, और इतने ही f ही उसके मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे p1 p2 से लेकर के pf तक। तो ये दोनों मिलके हमारे पास में यहाँ पे एक 2f डायमेंशनल स्पेस हमारे पास में यहाँ पे हमें मिलेगा। अब अगर हमें उस स्पेस सेल का वॉल्यूम बताना है, तो देखिए उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज में लेंगे, डी गामा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं या डी टॉ से भी कर सकते हैं। समीशन को हमने स्पाई से सिंबल से रिप्रेजेंटेशन किया है, जिसमें i बराबर 1 से लेके f, यानी कि हम किसी सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने क्या बताया था, 6 डायमेंशनल स्पेस का डायमेंशन होगा। और इसका वॉल्यूम कैसे दिया जाता है, dpi इंटू dq, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट इंटू दी मोमेंटम कोऑर्डिनेट। जिसको अगर मैं ओपन करती हूँ तो डी गामा की वैल्यू क्या आएगी, dq1 dq2 एंड dqf एंड dp1 dp2 एंड सो ऑन dpf। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस बनता है, और इस 2f डायमेंशनल स्पेस को हम गामा स्पेस या गामा हाइपर स्पेस कहते हैं। और ये जो गामा हाइपर स्पेस है, ये म्यू स्पेस के सुपरपोजिशन से मिलके बना हुआ होता है। अगेन जब मैं यहाँ पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करती हूँ, तो dq1 dp1 will be greater than or equal to the h, dq2 dp2 will be greater than or equal to the h, dqf dpf that will be greater than the h। उस केस में हर एक फेज सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, d गामा that will be the greater than h raised to the power f। यहाँ पे f हमने क्या लिया था, वो हमने यहाँ पे लिया था उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब अगर हमें यहाँ पे किसी भी स्पेस में कितने फेज सेल हो सकते हैं, उसका अगर हमें यहाँ पे नंबर बताना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस, कला आकाश का आयतन डिवाइडेड बाय दी प्रत्येक सेल, प्रत्येक कोशिका का आयतन। तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ ईच सेल, हर एक फेज स्पेस का वॉल्यूम हमने बताया है dq1 dq2 dqf एंड मल्टीप्लाइड बाय dp1 dp2 dpf डिवाइडेड बाय दी h रेज टू दी पावर f। देखिए
इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे बात करी है फेज स्पेस क्या होता है और उसके वॉल्यूम को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो फेज स्पेस नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोजीशन स्पेस एंड द मोमेंटम स्पेस, जिसमें इस वाले पार्ट को हम सेल कहते हैं, कोष्ठिका कहते हैं, और जिसका अगर वॉल्यूम हमें रिप्रेजेंटेशन देना होगा तो 6 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लिकेशन होगा dx dy dz इंटू dpx dpy dpz। तो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पे बात करी थी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, उसकी वैलिडिटी की और फेज स्पेस की। तो थैंक यू सो मच।